लेकिन ये 2 साल कोविड की वजह से निकलने के बाद आज यहाँ बॉम्बे के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर साल कहीं ना कहीं हम करते हैं। असल मकसद जमीयत कुरैश की इस मीटिंग का ये होता है कि जो हमारी बिरादरी के अंदर या मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह की कमियां हैं, ख़राबियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए। हमारे यहाँ बिरादरी में 4-5 चीज़ों पे ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाता है। एक तो इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दें, तालीम के ऊपर किस तरह से काम करें, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें और यूनिवर्सिटी तक हम लोग तालीम को लेकर जाएँ। आज इस सिलसिले के अंदर यहाँ पे कई चीज़ें जो पास की गई हैं, कई लोगों ने वायदा किया है और मैं आपको इस बात की खुशी होती है बताते हुए कि हमारे कई लोगों ने इस बात का वायदा किया है कि वो स्कूल से शुरू करेंगे, स्कूल से कॉलेज तक लेके जाएंगे। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर जो है बहुत जल्दी कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी कुछ खोली जाएगी। कारोबार है, ट्रांसपोर्ट के कारोबार है, वो ज़्यादा बिरादरी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हम सरकार से अपील करते रहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे सरकार जो है वो तवज्जो दे। जहाँ जहाँ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसको रोका जाए। क्योंकि सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो वो इसको देख लेंगे। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फजलुर रहमान साहब दिल्ली से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, वो जो है हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मेरा नाम हाजी फजलुर रहमान है, ज़िला सहारनपुर यूपी का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं अपने सहारनपुर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर कर रहा हूँ और चूँकि मेरा ताल्लुक़ कुरैश बिरादरी से है, उसी हैसियत से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। जहाँ तक आपके बीफ एक्सपोर्ट की बात है, तो इसमें एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बीफ एक्सपोर्ट ना कहें बल्कि बफलो मीट एक्सपोर्ट कहें, क्योंकि यहाँ बीफ एक्सपोर्ट्स का मतलब बदल जाता है। हालांकि बाहर की कंट्रीज़ में इसी को बीफ मीट कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमारा आपसे अनुरोध है, दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर बफलो मीट एक्सपोर्ट की कहा करें तो ज़्यादा बेहतर है। रही बात मीट एक्सपोर्ट के घटने की, वो वाक़ईतन घटा है। उसमें दोनों बातें कि पिछले 2 साल से तो इसलिए घटा है कि कोविड की मार यहाँ हमारे हिंदुस्तान में पड़ी है, लेकिन इससे हटकर उससे पहले से भी मीट एक्सपोर्ट घटने लगा। 14 के बाद मीट एक्सपोर्ट घटा है, 15-16 के बाद खास तौर से, और उसकी वजह है कि हमारी सरकार की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं। उसमें जो आज़ादी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और फिर जब सरकार की इंटेंशन इस तरह की है कि इस मीट एक्सपोर्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वही रवैया अपना लेते हैं और है ना, वक्त के साथ साथ बहता है। इसी तरीके से ये बिज़नेस कम हो सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं। और गाय वंश को बंद करने की वजह से बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही। इसके पहले 2-3 साल पहले आप लोगों ने हमारी मदद भी करे। हमने तमाम मिनिस्टर से जाके मिले। हमारी जो बकरी की गाड़ी है, हमारी जो बड़े की गाड़ी है, जो रास्ते पकड़ जाती और नाजायज़ लोग पकड़ के गाड़ी को छीनते और पैसे लेते, और गवर्नमेंट उन पर तो सख्ती करती जैसी सख्ती करना चाहिए ऐसी सख्ती नहीं करती। इसलिए जैसे मुसलमानों का कारोबार नहीं है, ये हज़ारों लाखों किसान भी इससे जुड़े हुए, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ भी इसमें चलती है, हज़ारों लाखों गरीब मजदूर भी इसमें पेट भरते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री साहब से भी इस ताल्लुक़ से मिलने वाले, शरद पवार साहब से भी ताल्लुक़ से मिलने वाले, और इसके पहले भी हमने कई मतलब हाजी बशीर कुरैशी, यासीम अब्दुल, असीफ कुरैशी, सलीम सारंग और सारे मेरे भाई और बहनों, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश समाज का यह अधिवेशन है। बहुत पहले मैं समझता हूँ कि कुरैशी समाज के एक प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ था, मदनपुरा या और किसी हॉल में कहीं था, और आज भी मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि एक कुरैशी समाज जो है, जिसके लिए मैं काम करता हूँ गए 30-35 साल से, ओबीसी का, उस ओबीसी समाज का ये एक हिस्सा है। इसलिए जब
मुझे न्योता देने के लिए लोग आए तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे तो ये हमारे बशीर जो है ओबीसी के लिए जो काम करते ही हैं, अलग अलग जगह पर हम दिल्ली जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। रोड़े तो बहुत है रास्ते में, मगर जो है हम चलने की कोशिश तो करते हैं। ये मंडल आयोग मिलने के बाद जब रिजर्वेशन हुआ और रिजर्वेशन दिया गया तो मुझे याद है मंत्रालय में दिलीप कुमार साहब आए थे और उन्होंने कहा था जैसे मनियार हो या कुरैशी हो या बागवान हो, ऐसे बहुत सारे लोग, तो उनका जो है समावेश जो है हमने ओबीसी के लिस्ट में कराया था। मुझे ये भी मालूम है और हमारे में से जो बशीर साहब और सब लोग बैठे हैं, तब आप में के कई लोगों ने ये विरोध किया था कि हमारे में ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम सब एक ही है, तुम क्यों हमारे में जो दरार गिराते हो। मैंने कहा कि हम दरार गिराने नहीं आए हैं, हर समाज में कुछ पिछड़े हैं। हिंदुस्तान कास्ट थे, जब मंडल आयोग महाराष्ट्र में जो है दिया गया, अब करीबन 400 की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हमने किसका विरोध नहीं किया, वह कमीशन है उसके सामने जावे, आप अपनी बात रखे। और आप ओबीसी एक कोई कास्ट नहीं है, एक क्लास है, अलग 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 छोटे 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 जो काम करने वाले हैं, धंधा करने वाले। और ओबीसी का जैसे कि मैंने एक मीटिंग में कहा था, हाँ, बस अभी 15-20 दिन पहले, कि मालिक कुछ ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। सुतार धर्म नहीं है, धंधा है। कुरैशी धर्म नहीं है, धंधा है, धंधा है। वैसे मैंने कहा था भाई, जो हमारे जो है पंडित है, ये है, वो है, क्या वो धर्म नहीं है, वो भी एक धंधा है। हमने कहा था, जरा चला था, जरा क्या दर्शन हो रहा था तो वहां कहा था। तो भाई सब लोग अपने अपने धंधे में जो आगे बढ़े, और उनके लिए हम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे सामने आए और हम उसके लिए मदद करें। इलेक्शन में भी जो अगड़े हैं, जो आगे गए हैं वो तो जा रहे हैं, और जो पिछड़े हैं उनको भी इलेक्शन में जाना चाहिए, वो भी आहिस्ता 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 ऊपर है। अगर विलेज पंचायत में, ग्राम पंचायत में आए तो वो जिला परिषद में हो सकता है वो अच्छा रहे, तो फिर एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, क्यों नहीं बने भाई, उनको भी तो मिलना चाहिए। जब ये आजादी मिली तो आजादी का मतलब तो यही था कि जो लास्ट मैन है, जो आखिरी आदमी है, आखिरी इंसान है, व्यक्ति है, उसको इस आजादी का फायदा मिलना चाहिए। तो यही तो हम कर रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि हम हमारी जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना के साथ जो गठबंधन करके हमने सरकार चलाई है, वो सरकार जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ रहेगी और उनके काम में हाथ भी बटाएगी। और आज की बात नहीं है, जब मंडल आया, वीपी सिंह साहब ने मंडल की घोषणा की,
तो हमारे बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कमंडल का काम शुरू कर दिया, राम रथ यात्रा। विरोधी किया उन्होंने मंडल को, और तब से झगड़ा शुरू है। आरक्षण रोकने की बात तब से शुरू है। हम लोग कुछ भी मांगेंगे वो कुछ ना कुछ जो है रोड़े बीच में डालेंगे। अब 27 साल से इलेक्शन में जो है आरक्षण मिला है, फिर भी कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई इनको कहो कि पिछड़े हैं, सिद्ध करो, ये कितने हैं, उसका नंबर बताओ। और हमने तो कहा भाई, हमने 2010 में जो है हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। हम लोग बार बार आप लोग पूछते हैं कि ओबीसी के लोग कितने, ओबीसी के लोग कितने हैं, तो हमने तो कहा कि भाई ये तो 54% है। जो अंग्रेजों ने जब उसकी जो है गिनती की थी तो बताया था कि ये 54% है, तो इसके हिसाब से जो है सब कुछ चले। अब फिर से बोलते हैं आप कितने ये बताओ। तो 2010 में हम सुप्रीम कोर्ट में गए। समीर भुजबल हमारा जो भतीजा जो वो पार्लियामेंट में था, सांसद था, मैंने कहा कि वहां आवाज उठाओ। वहां आवाज उठाई गई, सब लोग खड़े हो गए, सारे जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के जो लोग थे, और कहा कि भाई ये गिनती करो। तब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने मान तो लिया, पर आगे चलकर हुआ क्या कि सेंसस कमीशन से जो गिनती होनी चाहिए वो नहीं हुई। ये जो ग्राम विकास खाता जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, यूडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनके तरफ से हुई। और उसका जो डाटा जो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास 2016 में आ गया। अब तब से हम बोल रहे हैं कि हमको दे दो भाई, 5-6 हजार करोड़ रुपया खर्चा किया है। जेटली ने जो गुजर गए, उन्होंने कहा कि ओबीसी के हालात बहुत खराब है, उनकी सेहत के प्रॉब्लम्स बहुत है, गरीबी बहुत है। कुछ लोग जो इसमें जो है आपको जो खुश दिखते हैं, ऐसी खुशी नहीं है पूरे समाज में ओबीसी के, बहुत पिछड़े हैं, मगर उन्हें आंकड़ा नहीं बताया। और तब से हम लोग आंकड़ा मांग रहे कि भाई दे दो दे दो दे दो। और आज भी जो है ये हम लोग उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है, रास्ता निकालने की कोशिश शुरू है। और ये जो है बीजेपी के हमारे दोस्त लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि आरक्षण जो है पूरा खत्म करे, मगर खुद अगर बोले तो लोग उनके खिलाफ जाए। तो दूसरे ऐसे जो रास्ते ढूंढते हैं कोर्ट पीठ इधर उधर के, कि उसमें जो है हम लोगों को रुकना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। तो जो भी कुछ मिलता है गवर्नमेंट में, हम चाहते हैं कि आरक्षण रहे। ये महाजन करके जो है सुमित्रा महाजन लोकसभा की जो है मुखिया थी, फिर दूसरी एक कमेटी भी मनमोहन सिंह साहब वो मुखिया थे। दोनों ने कहा कि ये जो समाज है ये बहुत गरीब है, इनको भारत सरकार से पैसा देने की आवश्यकता है। जैसे दलितों को दिया जाता है, आदिवासी जो ट्राइबल को दिया जाता है, ऐसा इनको पैसा मिलना चाहिए, मगर इनका डाटा हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो सेंसस कमीशन है जो गिनती करते हैं, कि तुम जो हमको ये डाटा जमा करके दो ताकि हम उसको फंड दे। कुछ नहीं हुआ, अभी भी जो ये झगड़ा शुरू है। तो ये चलो ठीक है, हम आपको यही कहेंगे कि आप सब लोग एक रहें। और तकलीफ तो कितनी है ये मुझे आपको बताने की बात नहीं है। नोटबंदी आई, नौकरियां चली गई, धंधे बढ़ गए, जीएसटी आया, उसका भी वही हाल। एक 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतनी बदतर हालत है आजकल देश में, क्या बताएं। कभी कभी लोग बोलते हैं जो बाजू में श्रीलंका का हुआ शायद ऐसा ना हो यहाँ। ये हालत जो है हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारी जो निधि जो है, हमारे इकोनॉमी है, वो तकलीफ में है। सिलेंडर 200-300 रुपए का था कांग्रेस जमाने में, तो ये चल रहा है आज 1000 रुपया है। ठीक बात है। पेट्रोल जो है 40-50 रुपया था तो मोर्चे निकलते थे, आज 100 के पार गया है। डीजल भी ऐसे आगे चला गया, खाने का तेल वो भी 180 के आगे चला गया। लड़ाई हम लड़ते हैं, अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स
कल आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा। हमारे यहां नवाब मलिक, उन्होंने गलत पकड़ा ये तुम्हारे क्या नारकोटिक्स वाले ने शाहरुख खान के लड़के को, तो उन्होंने आवाज उठाई और वो अब जो है बिल्कुल साफ हो गया कि जो जिसने कार्रवाई की थी, क्या नाम उसका, वानखेड़, क्या नाम, वो तो लग गया बाजू में। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया कि गलत था, वो गलत था। इसका मतलब था कि जो नवाब मलिक बोल रहे थे वो सही था। अरे भाई वो सही था तो फिर अभी अंदर क्यों डाला उसको? बात करते हैं, जो उनके खिलाफ बात करेंगे वो छगन भुजबल हो गए, वो नवाब मलिक हो गए, उसके लिए तो ईडी के लोग बहुत सतर्क रहते हैं। बाकी तो उनके पार्टी में क्या चला है वो देखने की उनको जरूरत नहीं है। और हम भी यार चलो ठीक है भाई, पॉलिटिक्स है, जिंदगी में तारीफ कम, इल्जाम बहुत है। उम्र है 4 दिन की, पर इम्तिहान लड़ते रहेंगे भाई। अब भारत में क्या है, हमारे सामने हमारे जो है प्रिय भाजपा और गवर्नमेंट के जो है सबसे बड़े काम क्या है कि लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अयोध्या, ईडी, सीडी, सीबीआई, कोर्ट, जमानत, निकाह, जा, धर्म, कश्मीर फाइल, राम मंदिर, महान का जन्म कहा, ज्ञानपीठ और राना, ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है बातें हमारे देश के सामने हैं। और ये तो क्या छोटी छोटी बातें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, कारोबार, महिलाओं के प्रश्न, किसानों के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, समाज के प्रश्न, छोटे छोटे व्यापारी, अर्थव्यवस्था, बढ़ता हुआ कर्जा, ओबीसी के, ये तो छोटी बातें हैं, ऐसा ये लोग समझते हैं। कोई कुछ भी बोलता, कोई कुछ भी बोलता। और देखा आपने क्या, मैंने आज वो सब देखा, मालूम किया, वो क्या कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, क्या किया, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का जो है फोटो चिपकाया उधर कचरा कुंडी के ऊपर लोगों ने। हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, मगर प्रधानमंत्री को भी तो चाहिए कि अगर ये कोई गलत सलत बात करे तो उसको बोले कि भाई जरा सब्र करो, जरा रोको, या ऐसा जो है मत बोलो। अब वहां तो ये चला है कि इंडिया का माल नहीं लेवे, वो लोग इंपोर्ट नहीं करें। अब इसका जो नुकसान किसको होगा? नुकसान देश को होगा, गरीबों का होगा, जो उस माल को बनाते उनको होगा। देश जो है, कई बार हम समझते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, उल्टी दिशा में हमारा सब चक्कर चला है, और बस ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना है रोजाना। और तुम्हारे पीछे तो हम देखते, ये ट्रक पकड़ो, वो गाड़ी पकड़ो, वो गाड़ी पकड़ो। शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश हो जाती है। कोरोना आया, महामारी से हम कुछ सीखे ही नहीं। हमारे एक वो क्या नाम, भिड़े संभाजी भिड़े, उनका नाम मनोहर भिड़े, क्योंकि शिवाजी संभाजी नाम जो है बमन लोगों में नहीं किया रखा जाता है, मगर लोगों को गुमराह करने के लिए मनोहर भिड़े ने संभाजी भिड़े बना दिया खुद को। और बस रोज उठकर उसका काम यही है कि मुसलमानों के खिलाफ बातें करे, गलत सलत। अब उसका क्या होगा कि किधर जो भी वो साइकिल के ऊपर से बेचारे गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब करे तो करे क्या? तो पुणे में जो है हमारे डॉक्टर रियाज उमर मुजावर थे, और उनको मिलना था ये बड़ा क्या अफ्रीका के हमारे उनके नाम से नेल्सन मंडेला
पारितोषिक जो है उनको मुंबई में मिलना था। वो हमारे डॉक्टर मुजावर साहब ने कहा कि मैं नहीं आ सकता उसको, उस पारितोषिक बख्शीश को लेने के लिए, इंटरनेशनल पारितोषिक था, नहीं आए। उन्होंने कहा पहले मुझे जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उन्होंने ऑपरेशन किया। अब तब तो ये भिडे साहब बोले, नहीं भाई तुम मुसलमान हो, क्यों मुझे हाथ लगा रहे हो? अब ये कब इनको जो है ये सब पता चलेगा? तो ये सब चल रहा है। अब क्या कहे, बशीर बद्र कहते हैं, 7 संदकों में भरकर दफन कर दो नफरते, आज इंसानियत को मोहब्बत की जरूरत ज्यादा। अब इनको समझाए तो कैसे समझाए भाई? और हमारे लोगों में भी जो है ये जो बार जो इलेक्शन आया, ये उठता है, वो उठता है, वो उठता है, और जो उनके खिलाफ लड़ते हैं उनके वोट कैसे कटे यही देखते हैं। मगर आपको भी ये देखना होगा कि हमको किसको गिराना है, ये तो आप देखते हैं, मगर किसको जिताना है वो देखते समय कौन जीत जाएगा ये भी तो देखो। एक दूसरा जीत कर आएगा तो कोई फायदा है, उसकी तो आवाज भी नहीं निकलेगी भाई। तो ये सब जो है आपको बदलना पड़ेगा, और इसके लिए हम भी लड़ेंगे। आप भी साथ में, आपका भी साथ जरूरत है। और बोलने के लिए तो बहुत बातें, आपके खुद के जो है कुरैशी समाज के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ हम कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें बता देना। हमारे असलम शेख जो है वो भी तो आए हैं। आप जो भी कुछ यहाँ जो है प्रस्ताव पारित करेंगे हमारे पास भेज दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मगर लास्ट में मैं यही कहूँगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। शायद लुधियाना साहब ने जो बहुत बड़ी बात जो है हमारे सामने वो रख कर गए हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे आपके सामने बोलने का याद है एक छोटी सी बात, मेरे गांव के तरफ एक छोटा सा मसला आ गया। मुझे मालूम नहीं कि क्या लाउड स्पीकर का वो मस्जिद का मसला था। वहां के मुझे एसपी ने फोन किया, अरे कहा यार तुमने कोई कंप्लेंट की कि असलम शेख साहब का ऐसा ऐसा फोन आया। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं की। अरे कहा यार वो मेरे पर इतने बरस गए कि मैं तो काम ही करने आ रहा था। मैंने कहा भाई मस्जिद को एक रोज पहले मीटिंग हुई थी तो मुझे पता चला कि इतने गांव देहातों में भी असलम भाई की नजर है कि वहां पर मुस्लिम मसाइल को कैसा हल किया जा सकता। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जिले का मसला था। अब इस मौके पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश भी कुछ मसाइल से उलझ रही है, वो आपको मालूम होगा। सिर्फ हमारा मसला है कि आपने पिछले दफा मैंने मेरी तकरीर में किया कि इस समय पर जो है उद्धव ठाकरे जी जो हमारे सबके सरबराह है मुख्यमंत्री, उन्होंने आपने ये कुर्बानियों का मसला बड़े अच्छे ढंग से पेश किया था। फिर कुर्बानी आ रही है, हमारे बॉम्बे में बहुत सारा माल इधर उधर से आता है तो उनको हिफाजत मिले और उनके कारोबार बराबर चले। और मुझे लगता है कि आपके जैसे यंगस्टर्स और जो जज्बा रखते हैं उसके लिए मुझे लगता है कि आप कौम की रहनुमाई सही ढंग से कर रहे हैं, उसके लिए आपको शाबाशी देना चाहिए, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपसे मैं विनती करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया जमात कुरैश की आज 88th नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे और आपके सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फजलुर रहमान साहब, हाजी यासीन कुरैशी साहब, नसीब इंसाफ साहब, हाजी बशीर साहब मुंबई के मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट हैं, गुलरेज कुरैशी जी, असलम कुरैशी जी, वकील कुरैशी जी, अनिश कुरैशी जी, इमरान बाबू कुरैशी जी, साजिद सुलेमान साहब, बहुत से नाम है, बाकी सबको बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ। बहरहाल अभी आपने भुजबल साहब को सुन ही रहे थे। भुजबल साहब ने एक बात अच्छी कही कि सफ में बैठा हुआ आखिरी इंसान तक का मदद और ताकत पहुंचनी चाहिए।
तो पूरी ज़िंदगी यही कोशिश रहा कि जिसका फ़ोन या एसएमएस आया उसके लिए फ़ोन या एसएमएस कर दूं, शायद उसका काम हो जाए। उसी में से शायद एक आप थे जिसका काम हो गया। इंसान ने कोशिश करना चाहिए। और जब मैं छोटा था तो कुरैश या कुरैशी बोले तो सिर्फ ज़बह करने वाले, कुर्बानी करने वाले, दुकान चलाने वाले, ज़्यादातर एक 40 साल पहले परसेप्शन ये था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कौम तरबियत पा रही है, बच्चे तरबियत पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का आज आप सत्कार करने वाले हैं। तो तमाम बैठे हुए स्टेज और मेरी तरफ से उन तमाम बच्चों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब सब पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे ओहदे पे पहुँच जाएंगे, तब समझदारी जो है वो खुद आ जाएगी। वरना आज की तारीख में तो मुझे पता है ये वकील और यहाँ पे गुलरेज होंगे, उनको मैं कह रहा था कि खामोशी अख्तियार करो, काम करना है, तो हमें बिजनेस करना है, हमें मोबाइल पे स्टेटस भेजना है या मोबाइल पे वीडियो घुमाना, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं। हमारा माल मुंबई शहर में पहुंचना चाहिए, हमारा माल महाराष्ट्र में आना चाहिए, और सही तरीके से कायदे के हिसाब से उसकी सेल होना चाहिए, कुर्बानी होना चाहिए, ताकि हमारे जो व्यापारी आते हैं उम्मीदों के साथ आते हैं, साल भर जो है मेहनत करके या तो जानवर पालते हैं, बड़ा करते हैं, या तो साल भर रुकते हैं, साल भर की आमदनी जमा करके माल खरीद के आते हैं, और आते समय अगर कोई घटना हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो पूरा साल उस इंसान का, उसका पूरा साल, सिर्फ उस इंसान का नहीं तो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वक्त ऐसा आ गया है कि एकदम लकीर ही खींच दी है। पहले छुप के खींची थी, अब खुल के खींच दी है। खुल के खींच दी है कि किसी भी मुसलमान नुमाइंदे को ना तो टिकट दी जाएगी, ना तो मंत्री बनाया जाएगा, ना किसी ओहदे पे रह जाएगा। सबसे जोरदार चाटा डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की तादाद को देखते हुए, देश को देखते हुए, अमेरिका भी ये कहता है कि इस विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो हमारा देश में है। उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ताला लगाने का काम किया, जिसके लिए पूरी दुनिया में जो है उथू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब खुद आदमी अगर अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी समझे, लेकिन खुश तो सामने वाला होना चाहिए, तारीफ तो सामने वाला करना चाहिए, अवाम ने कहना चाहिए कि हाँ भाई ये आदमी जो था वो आके इंसानियत के लिए कुछ कर गया। हैवानियत का काम करके कुछ लोग तो तालियां बजाएंगे, लेकिन मरने के बाद तो कोई, आपको पता है जितने लोग इस तरीके के अहंकार लेके दुनिया में आए, जब भी वो रुखसत हुए, फिर चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो या मुसोलिनी हो या जितने भी बड़े अलेक्जेंडर जैसे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। हमें यही, और ख़ास करके आज जो यहाँ पे व्यापारी, उनको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। पिछले साल जिस तरीके से जो अब रमज़ान ईद आने वाली है, रमज़ान ईद हो गई, अब बकरा ईद आने वाली, बकरा ईद के अंदर अच्छे तरीके से आप लोगों की जो कुर्बानी के जानवर हैं वो अच्छे तरीके से मुंबई शहर में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, और ख़ास करके देवनार में जो सहूलतें पिछली बार आपको दी गई थी उससे भी अच्छी सुविधा जो है इस साल दी जाएगी, ताकि बारिश आए, कुछ हो। बहुत से मसले आए ईद के दिन भी। मेरे ख्याल से ये वकील और गुलरेज ने मुझे तो नमाज के बाद में सेवैयाँ खाने नहीं दिया। उनको मैंने यही कहा था कि आप इत्मीनान रखिए, खाली लोग कुछ भी कहें, आप अपना काम करते जाइए, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। कई बार जवाब जो है वो इस तरीके से दिया जाता है कि बहुत दूर तक उसकी आवाज़ आती है। एक इंसान को गाली देता है, बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एक इंसान को बददुआ देती है तो बहुत दूर तक जाती है। तो कई चीज़ें ऐसी है कि हम खामोशी से कर सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। और अगर वो तो चाहते हैं कि हम कुछ बोलें और वो कुछ बोलें, ऐसे लोग डिबेट में आके बैठते हैं जिनको मेरे ख्याल से उनके घर के, उनके रिश्तेदार नहीं पहचानते होंगे। इतने सही तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि टेलीविजन में जो डिबेट्स होती है, डिबेट्स के अंदर जो लोग आके बैठते हैं वो ऐसे लोग ऐसे जैकेट पहन के आते हैं। मेरे ख्याल से उनके खानदान में से जैकेट किसी ने पहनी नहीं होगी, अचानक से उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैकेट हो जाता है, और इसी तरीके से बातें करते हैं ताकि
उसका रिएक्शन जो है वो बेचारे बाकी के जो हमारे कमजोर भाई हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनके दिमाग में अलग तरीके से बैठे। कुछ चीजें ऐसे जो 500-1000 साल पहले की ढूंढ निकालते हैं, और कुछ चीजें ऐसे हैं जो इस देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई वो आज तक पता नहीं चलती है। कई जवानों शहादत हो जाती है, उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन 500-1000 साल पहले के सबूत ढूंढ लाते हैं। ये किस तरीके ले जाते हैं? ये इस तरीके से जो है अभी दानेश्वरी का काम है। आने वाले दिनों में दानेश्वर बनना पड़ेगा, होशमंदी से काम करना पड़ेगा, और जवाब देने के लिए सरकार है ना, सरकार को रहने दो। अभी बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी, पता चल रहा है उनका। इनकी 2 दिन की चांदनी है, इनको उसी में खुश रहने दो। जो लोग आज की तारीख में एकदम निकम्मे हो जाते हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं रहता, तो वो ऐसे इशू उठाते हैं जिसके वजह से प्रेस में अपना नाम चलते रहे, अपनी दुकान चलते रहे, लोग उन्हें पहचानते रहे। एक होता है जो ब्रांड होता है, जो अपना काम करते रहता है, लोग उसको जानते रहते हैं। तो अभी हम और हमारे समाज को चुनना है कि हमें से ये 2 दिन की चांदनी वाले के साथ चलना है समाज में, कि अब पारंपरिक अच्छे तरीके से आगे चलना है। भुजबल साहब तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आप ही के कौम का, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप समझ लो। माइक पे बोलूंगा तो बहुत दूर तक मेरी भी बात जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि आज हमारी बच्ची पायलट बनी है, किसी ने अपना डिग्री लिया है, कोई लॉयर बनता है, हमारा भी सीना फूल जाता है। जैसे आप लोग का भी सीना फूलता है कि हमारा कोई मंत्री हमारे लिए बोलता है, उसी तरीके से जब हम जाते हैं, किसी बच्ची को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, हमको भी खुश लगता है कि चलो वो कौम जो पहले पढ़ाई में लिखाई में पीछे थी, आज वो आगे आ रही, इसी में आगे आई है। दुनिया के अंदर सबसे पवित्र और सबसे आदर अगर किसी को मिलता है तो वो मिलता है तरबियत को, एजुकेशन को। इस चीज की पूरी दुनिया में कीमत है, पूरी दुनिया में इसको जो है लोग सलाम करते हैं। आप पैसे वाले होंगे तो शायद आप दूसरे इसमें जाएं, लेकिन आपके पास तरबियत रहेगी, आपका नॉलेज रहेगा, आपका एजुकेशन रहेगा, हर देश के कोने में, दुनिया के कोने में आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी आपको, और उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से ये कौम को और ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने बिजनेस और तरबियत में, और नाम करना चाहिए। और मैं कुरैश जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ यह उनकी 88 एनिवर्सरी में, और इंशाल्लाह मेरे लायक कुछ भी काम हो, इस मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, टेक्सटाइल मिनिस्टर हूँ, पोर्ट मिनिस्टर हूँ, मिनिस्ट्री मेरे पास है। जो भी जिस लायक काम हो, मेरे लायक कौम के लिए हो, अपने लोगों के लिए हो, अपने गांव वालों के लिए हो, अपने प्रदेश वालों के लिए, जो भी काम हो आप बताइएगा, इंशाल्लाह दिन रात उसको एक करके किया जाएगा। चाहे कोरोना का मसला हो, चाहे जिस ताल्लुक से भी जिस जो भी मसले हो, आप लोग इंशाल्लाह लेके आइएगा। आप लोगों के साथ आपसे मिलके कंधे से कंधा मिला के आपका काम किया जाएगा। फिर से मैं दिल की गहराइयों से बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने मेहनत की, और आज मेहनत करने के बाद में आज आपका यहाँ पे सत्कार होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस स्टेज के ऊपर आने के बाद आप ये फील करना कि आगे चल के जिंदगी ऐसी बनाना कि हर बार लोग आपको स्टेज पे बुलाने के लिए फिक्रमंद रहे कि भाई ये आदमी आए और हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अजलात के ताल्लुकों में, कस्बों में और मोहल्ला जात में जमीयतुल कुरैश की शाखें कायम करना और बिरादरी के मर्दमशुमारी करना अपने मसाइल जमात। अजलात के ताल्लुकों में, कस्बों में और मोहल्ला जात में जमीयतुल कुरैश की शाखें कायम करना और बिरादरी के मर्दमशुमारी करना अपने मसाइल जमात।